पुराने दौर की बात है कि किसी गांव में दो भाई रहते थे। बज़ाहिर तो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मुखलिस थे, एक दूसरे के सगे भी थे। लेकिन बड़ा भाई जिसका नाम करमू था, वो बहुत धोखेबाज और ठग आदमी था। उसके जहन में हर वक्त एक ही बात चलती रहती थी कि किसी ना किसी तरह से ठगी मारकर अपना फायदा ही निकाल लूं। छोटे भाई का नाम फजलू था। फजलू बहुत ही मेहनती और खुदा तरस आदमी था। उसने कभी किसी के साथ धोखा या ठगबाजी नहीं की थी। फजलू सीधा साधा आदमी था। उसे तो इस बात का ख्याल भी नहीं था कि उसका सगा भाई ही उसके साथ इतनी बड़ी ठगी करेगा। दोनों के माँ बाप अभी तक जिंदा थे। बाप अक्सर दोनों भाइयों को मुतहिद रहने की नसीहत करता रहता था। करमू कोई काम नहीं करता था, सारा दिन घर में पड़ा रहता, लेकिन दूसरों से ठगी लगाने में ज्यादा देर नहीं लगाता था। फजलू थोड़ी बहुत मेहनत करता, जिससे घर का बस गुजर बसर चलता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि इतनी अचानक उसके माँ बाप इस दुनिया से चले जाएंगे और वो अकेला रह जाएगा। अगले एक माह में दोनों माँ बाप इस दुनिया से कूच कर गए। उनके मरने पर दोनों भाइयों के पास 3 चीजें बची थी, एक भैंस, एक खेस और एक खजूर का दरख्त। इन तीनों चीजों का बंटवारा दोनों भाइयों में होना था। फजलू सीधा साधा इंसान था, वो अपने बड़े भाई की चालाकी को समझ नहीं सकता था। करमू ने फजलू से कहा कि भाई, मैं तेरे साथ किसी किस्म की ठगी नहीं लगाना चाहता। ऐसा करते हैं कि तीनों चीजों को बराबर करके तकसीम कर लेते हैं, यानी तीनों चीजों को आधा आधा करके दोनों भाई इस्तेमाल में ले आएंगे। सबसे पहले भैंस का बंटवारा शुरू हुआ। बड़े भाई करमू ने कहा, अगर भैंस के 2 टुकड़े करके हम आपस में बांट लें तो भैंस मर जाएगी, इसलिए तुम इसका अगला हिस्सा ले लो और मैं इसका पिछला हिस्सा ले लेता हूं। छोटे भाई ने सोचा कि अगली चीज तो अच्छी होती है। पुराने दौर से ये रवायत चलती आ रही है कि दौड़ में जो आगे रहता है उसे हमेशा से ही इनाम मिलता है। वो खुशी से भैंस के अगले हिस्से को लेने पर राजी हो गया। चुनाचे फजलू रोज नदी से पानी भरकर लाता, तो कभी भैंस के चारे के लिए सारा दिन मारा मारा फिरता और शाम को वापिस आकर उसे खिलाता पिलाता, इसलिए कि भैंस का मुंह तो उसके हिस्से में आया था। और बड़ा भाई करमू, जो कि अपने ही छोटे भाई को धोखा दे रहा था, बड़ी ठाठ से दोनों वक्त दूध निकालता और मजे ले ले के पीता। छोटा भाई फजलू तरसता रहता, उसे पीने के लिए दूध की एक बूंद तक मैसर ना होती, इसलिए चंद ही दिनों में वो दुबला पतला होता चला गया। और करमू, जो हर वक्त घर में बैठा रहता था, फूल कर उसकी भैंस की तरह मोटा होता गया। जब ये सारा मामला गांव के इमाम ने देखा तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसे सारी बात समझ में आ गई थी कि करमू छोटे भाई के साथ ठगी लगा रहा है। उसने एक दिन छोटे भाई फजलू को अकेले में बुलाकर कहा, अरे अकल के अंधे, तू इतना भी नहीं समझता कि भैंस चारा तेरा खाती है और दूध तेरा बड़ा भाई हजम कर जाता है। मेरा कहा मान, आइंदा जब वो करमू दूध निकालने के लिए भैंस की टांगों के पास बैठे तो भैंस के मुंह पर किसी छड़ी से ज़रबें लगानी शुरू कर दी। शाम को जब बड़ा भाई करमू दूध निकालने बैठा तो छोटे भाई फजलू ने एक छड़ी लेकर भैंस को छेड़ना शुरू कर दिया। भैंस बिदकती कभी इधर जाती तो कभी उधर। 1-2 दफा तो करमू भैंस की वजह से नीचे भी गिर गया। करमू ने फजलू को देखा तो कहने लगा, फजलू ये ना करो, देख नहीं रहे हो मैं दूध निकाल रहा हूँ। फजलू ने कहा, क्यों, क्या हुआ? मैं तो अपने हिस्से को छेड़ रहा हूँ, ये हिस्सा तो मेरा है, मैं इसके साथ जो मर्जी करूं। तुम भी तो उसके थनों से सारा दूध निकाल कर पी जाते हो, मैं तुम्हें कुछ कहता हूं। करमू को आखिर हथियार डालने ही पड़े। बोला, अच्छा भाई, भैंस को छेड़ना बंद कर दो, आज से आधा दूध तेरा और आधा मेरा। फजलू ने एक छड़ी भैंस की गर्दन पर रसीद करते हुए कहा, भैंस को आधा चारा भी खिलाना पड़ेगा, मरता क्या ना करता। करमू को समझ में आ गई कि अब ठगी लगाना मुश्किल है, इसलिए करमू ने यह भी मंजूर कर लिया और भैंस को आधा चारा और फजलू को आधा दूध देने लगा। मगर ठगी वाला कीड़ा उसके दिल से अभी भी ना गया। सोचने लगा, अब क्या करूं। अचानक उसे खेस का ख्याल आया। उसने फजलू से कहा, चलो खेस का भी बंटवारा करते हैं। यूं करो, दिन में तुम इसे इस्तेमाल कर लिया करो और रात को मैं ओढ़ लिया करूंगा। छोटा भाई फजलू फिर धोखे में आ गया। दिन को तेज धूप और कामकाज में भला कौन खेस को ओढ़े फिरे। सारा दिन फजलू का काम में ही गुजर जाता था, ऊपर से धूप में खेस को पहन भी ना पाता। रात होती तो करमू खुद पे खेस डाल लेता और मजे से सोता, लेकिन बेचारा फजलू सारी रात सर्दी में ठिठरता रहता। कई दिन गुजर गए।
उसी बुजुर्ग आदमी को महसूस हुआ कि करमू फिर से बाई से ठगी लगा रहा है। उसने फजलू को समझाया कि जब रात में सोने का वक्त होता है तो खेस वो ले लेता है और तुम सारी रात सर्दी में कांपते रहते हो। ऐसा करो, जब शाम के वक्त तुम काम से थक हार कर आओ तो खेस को पानी में डाल दिया करो, करमू को अपने किए की सजा मिल जाएगी। खैर दूसरे दिन फजलू ने क्या किया, जब दिन खत्म होने में थोड़ी देर रह गई थी तो खेस को पानी में भिगो दिया। रात को बड़े भाई करमू ने ओढ़ने के लिए जब खेस उठाया तो उसे बड़ा गुस्सा आया। चीख कर बोला, ये क्या है, तुमने खेस को पानी में क्यों डाला है? फजलू ने जवाब दिया, दिन के वक्त ये मेरे हिस्से में आता है तो मेरी मर्जी। मैंने जब खेस को मैला देखा तो मैंने उसे धो डाला और आइंदा से रोजाना इसे धो दिया करूंगा। इस तरह ये चंद ही दिनों में साफ हो जाएगा। करमू को दूसरी बार भी हार मानना पड़ी। उसने कहा, अच्छा मेरे भाई, अब हम दोनों मिलकर रात को इसे ओढ़ेंगे ताकि ना तुम्हें सर्दी लगे और ना मुझे। अब तीसरी और आखिरी चीज जो रह गई थी वो था खजूर का दरख्त। करमू के दिल में फिर बेईमानी आ गई क्योंकि वो हमेशा से ही ठगी लगाने की ताड़ में रहता था। उसने कहा, दरख्त के ऊपर वाला हिस्सा मेरा और निचला हिस्सा तुम्हारा होगा। फजलू एक बार फिर बड़े भाई के दाव में आ गया। अब फजलू तो नदी से मटके भर भर कर पानी लाता और खजूर के दरख्त में डालता। करमू ठाठ से खजूर तोड़ तोड़ कर खाता। दिन गुजरते गए। फजलू दरख्त को पानी दे देकर परेशान हो गया। इस बात का इल्म जब इमाम साहब को हुआ तो इमाम साहब से फजलू की परेशानी और करमू की बेईमानी देखी ना गई, इसलिए कि इमाम साहब खुद ईमानदार और शरीफ आदमी थे। ना वो खुद बेईमानी करते थे और ना किसी दूसरे को बेईमानी करते हुए देख सकते थे। इमाम साहब ने इस दफा फजलू को बताया कि जब करमू खजूर तोड़ने के लिए दरख्त के ऊपर चढ़े तो तुमने ऐसा करना है कि एक कुल्हाड़ी लेकर दरख्त को तने के करीब से जरब लगाना शुरू कर देनी है, बाकी अंजाम तुम खुद ही देख लोगे। दूसरे दिन जब करमू दरख्त पर चढ़ गया और खजूर तोड़कर खा रहा था तो फजलू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और दरख्त को जड़ के करीब से जरबे लगानी शुरू कर दी, जिस पर करमू बोला, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, मैं गिर जाऊंगा। ऊपर से करमू ने चिल्लाना शुरू कर दिया। फजलू ने जवाब दिया, तो इसमें मैं क्या करूं, जड़ तो मेरे हिस्से में है, मैं चाहूं तो इसे काट दूं, चाहे पानी दूं, ये मेरी मर्जी है। उसने फिर से कुल्हाड़ी उठाई और फिर से दरख्त को चोटें मारने लगा। अब तो करमू को अपनी जान खतरे में नजर आ गई। घबरा कर बोला, कुल्हाड़ी रोक लो मेरे भाई, अब मैं तुम्हारे साथ कभी ठगी नहीं करूंगा। और करमू ने वाकई अपना वादा पूरा किया। उसे अपने किए की काफी शर्मिंदगी हुई। उसने फजलू से फिर कभी ठगी नहीं मारी, कभी उससे बेईमानी नहीं की। बेशक हमारे लिए भी यही सबक है कि हम अपने फायदे के लिए कभी भी किसी के साथ ठगी या धोखेबाजी ना करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में कमेंट्स में अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।